बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस 1 कोड 211 का लेक्चर 7 हम देखेंगे आज। इंशाल्लाह हम इसमें इंटरनेट एप्लीकेशंस और उसकी टाइप्स पर बात करेंगे। प्रीवियसली हमने सॉफ्टवेयर की टाइप्स को जो है वो डिस्कस करना शुरू किया हुआ था, जिसमें हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को इन डेप्थ डिस्कस किया और उसकी मज़ीद जो टाइप्स थी उन पर हमने बात की थी। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम ओरिएंटेड प्रोग्राम्स जिनको हम इस्तेमाल करते हैं सिस्टम के रेलेवेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स यूज़र के एंड पे काम करते थे। यूज़र के पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इन्हें इस्तेमाल किया करते थे। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं इसको हम मेन अगर कैटेगराइज करें तो 4 कैटेगरीज बनती थी। ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके ज़िम्मे कंप्यूटर सिस्टम को मुकम्मल तौर पर ऑपरेट करवाना है फ्लॉलेसली, और इसने ज़िम्मेदारी निभानी होती है एज़ कोऑर्डिनेटर और तमाम के तमाम जो पार्ट्स हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन करना और उनको मैनेज करना, रिसोर्सेज को एलोकेट करना, डी एलोकेट करना, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करना और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को रन होने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, डाटा को प्रोसेस करते हुए इंफॉर्मेशन बनवाना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कामों में से काम थे। विंडोज़, डॉस, यूनिक्स, लाइनक्स, फिडोरा और OS2 जो है ये बहुत सारी एग्जांपल्स इसकी आ जाती हैं। CLI इंटरफेस में भी काम करते हैं आप इसमें और GUI इंटरफेस में भी। सेकेंडली डिवाइस ड्राइवर्स, जो कि आप कह सकते हैं कि शॉर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक पर्टिकुलर डिवाइस के तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के हवाले से हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। जैसे कीबोर्ड का अपना ड्राइवर है, माउस का अपना ड्राइवर है, प्रिंटर का अपना ड्राइवर है। तो जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं तमाम के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर्स हैं, जो कि सेंट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जांपल विंडोज़ के साथ मिलकर काम करते हैं। तो जितने भी ऑपरेशंस एक हार्डवेयर के थ्रू आप परफॉर्म करते हैं वो बेसिकली यही डिवाइस ड्राइवर्स जो हैं वो आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कमांड्स के थ्रू, और जो रिस्पॉन्स है ऑपरेटिंग सिस्टम से वो लेकर यूज़र को उसकी आउटपुट जो है वो दे रहे होते हैं। विदाउट ड्राइवर्स कोई भी हार्डवेयर डिवाइस काम नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर्स प्रोवाइड भी करता है आपको, बिल्ट इन ड्राइवर्स उसके अंदर होते हैं। और कुछ नए जब आप डिवाइसेस परचेज़ करते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बनने के बाद जो है वो मार्केट में आए होते हैं, तो आम तौर पर उसके ड्राइवर्स आपको वेंडर की साइट से ही लेने पड़ते हैं। इसी तरह यूटिलिटीज़ हैं जो जनरल यूज़र टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं, जैसे फाइल्स क्रिएट करना, सेव करना, उनको रीनेम करना, डिलीट करना, मूव करना, सिक्योर करना। इसी तरह विंडोज़ को कस्टम, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है उसको कस्टमाइज़ करने के लिए कंट्रोल पैनल की तमाम ऑप्शंस बेसिकली यूटिलिटीज़ हैं। दैन कम लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिनमें असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर थे जो कि ट्रांसलेट करते थे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। और फिर अगेन मशीन लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होती थी ताकि यूज़र को आउटपुट समझ आ सके। तो कंप्यूटर से काम लेने के लिए हम इन लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को मीडियम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्टवेयर की दूसरी टाइप में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे, जिन्हें हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। ये जो ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर थे ये ऑफिस एनवायरनमेंट में इस्तेमाल होते हैं। पर्सनल यूज़ भी आप इससे ले सकते हैं और इससे जो वर्किंग एफिशिएंसी है एक इंडिविजुअल की और एक ऑर्गेनाइजेशन की वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, ये तमाम के तमाम जो हैं ये ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स ही कहलाते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में फॉल करते हैं। बिज़नेस में जो ऑपरेशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, बिज़नेस रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जिन सॉफ्टवेयर्स का सहारा लेते हैं जो कि बिज़नेस पॉलिसीज़ पर अमल दरामद करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो बिज़नेस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में है। माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म पे भी आपको बिज़नेस सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं और दूसरी कंपनीज़ भी ये बिज़नेस सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं, जैसे सेज कंपनी जो है वो
पीच ट्री के नाम से सॉफ्टवेयर बनाती है, जिसे हम बिजनेस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में देख सकते हैं। एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए, वीडियोस देखने के लिए, गेम्स वगैरह, ये तमाम की तमाम एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में फॉल करते हैं। और एजुकेशनल जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन्हें हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं, ये वो तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर्स भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कंसिडर किए जाते हैं। तो ये तो रिव्यू था सॉफ्टवेयर की पिछली दो टाइप जिनको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज हम इंटरनेट एप्लीकेशंस और उसकी जो टाइप्स हैं उन पर बात करेंगे। लेक्चर हमारा बहुत लेंथी नहीं होगा, आज का छोटा सा लेक्चर है, इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करते हैं। तो इंटरनेट एप्लीकेशंस क्या हैं? इंटरनेट एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशन है जिनको चलाने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर इंटरनेट नहीं होगा तो आप इंटरनेट एप्लीकेशंस पर काम नहीं कर सकेंगे। ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनमें इंफॉर्मेशन को हम डिफरेंट तरह से प्रोसेस करते हैं, फेच करते हैं, शेयर करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, सिक्योर करते हैं यूजिंग इंटरनेट। और इंटरनेट के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं उस सर्वर से जिस पर हमारी ये इंफॉर्मेशन रिजाइड करती है। तो इसके लिए हमें जो चीज़ ज़रूरत पड़ती है वो इंटरनेट कनेक्शन है, अलॉन्ग विद अप्रोप्रिएट ऐप जो कि उस सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर सके। तो ये हमें ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देती है कि हम स्टैंड अलोन सिस्टम की हद तक महदूद ना रहें। यानी जो आपके पास स्टैंड अलोन सिस्टम्स हैं उनमें आपको खुद से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर उसी सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे होते हैं। आप सबसे अलग थलग रहकर वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप इंटरनेट एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये पॉसिबल होता है कि आपके साथ बहुत सारे हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स जो हैं वो भी उसी एप्लीकेशन पे एट द सेम टाइम जो है वो काम कर रहे हों। तो इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको डेस्कटॉप के सामने बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी मोबाइल डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए कहीं पर भी किसी भी वक्त अपने उस एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट करते हुए अपने काम कर सकते हैं। तो एनीवेयर एनी टाइम अवेलेबिलिटी मोबिलिटी जो है वो आपको ये इंटरनेट एप्लीकेशंस प्रोवाइड कर देती हैं। सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी आप पर नहीं रहती, ठीक है। आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस सर्वर के लिए होती है या सर्वर पर ऑपरेट करने वाले लोगों की होती है जिनसे आपने ये एप्लीकेशन परचेज़ की होती है या उसको सब्सक्राइब किया हुआ होता है। तो चूँकि इसमें फुली आपको परचेज़ नहीं करना पड़ता तो एज अ सब्सक्राइबर ही आपको इसमें ऐड होना पड़ता है, लिंक होना पड़ता है, तो आपके लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है। जैसे इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि एक सैटेलाइट लॉन्च करने या उसको मॉनिटर करने या एडमिनिस्ट्रेट करने पर कॉस्ट ज़ाहिर है ज़्यादा लगेगी, तो वो आप इंडिविजुअली जो है एक फ़र्द के तौर पर बियर नहीं कर सकते। लेकिन हम सैटेलाइट सर्विसेज जो हैं वो ले ज़रूर सकते हैं उन कंपनी से जो कि दुनिया भर में तमाम लोगों को वो सैटेलाइट सर्विसेज ऑफ़र कर रही होती हैं बहुत चीप प्राइस पर। तो ये यूँ ही बात आप इसको समझ लें कि आप सैटेलाइट ऑन नहीं कर रहे, लेकिन सैटेलाइट पे जो सर्विसेज हैं आप उनको इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। तो कॉस्ट जो है वो आपको कम पे करनी पड़ती है। इंटरनेट एप्लीकेशंस की तीन टाइप्स हैं जिनमें फर्स्ट टाइप है वेब एप्लीकेशन। जो वेब एप्लीकेशन है ये ये वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जिनके थ्रू आप वेब एड्रेसेस को इस्तेमाल करते हुए लॉगिन हो जाते हैं, ठीक है। और मकसद क्या होता है, आप सबमिट कर सकें, रिट्रीव कर सकें डाटा को एक डेटाबेस में जो कि इंटरनेट पर काम कर रही होती है। ये प्रोग्राम्स जो हैं ये एप्लीकेशंस जो हैं ये वेब टेक्नोलॉजीज़ जैसा कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एक्सेट्रा इनकी मदद से बनाई जाती हैं और फिर इनको आप किसी भी वेब ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम है या मोज़िला फायरफॉक्स वगैरह हैं इनके थ्रू आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो वेब एप्लीकेशंस हैं अगर हम देखें तो ये वेब एप्लीकेशंस में मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स हैं जैसे ऑनलाइन फॉर्म्स हैं, शॉपिंग कार्ट्स हैं, वर्ड प्रोसेसर्स हैं, स्प्रेडशीट्स हैं, वीडियो फ़ोन एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशंस हैं, ऑनलाइन फ़ाइल कन्वर्जन्स हैं, फ़ाइल स्कैनिंग हैं,
ठीक है। इसी तरह से ईमेल प्रोग्राम जैसे जीमेल, याहू वगैरह हैं, ये तमाम वेब एप्लीकेशंस की एग्जांपल्स ही कंसिडर की जाती हैं। ये जो जूम हम यूज़ कर रहे हैं मीटिंग वगैरह के लिए, ठीक है, माई एम एस टीम भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी वेब एप्लीकेशन की ही टाइप में कंसिडर किए जाते हैं। इस तरह ऑनलाइन वायरस स्कैन है, या डाटा सेंटर्स वगैरह जो होते हैं जिनको हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि हम अपने डाटा को स्टोर कर देते हैं इस वेब एप्लीकेशन पे, और फिर जहाँ से भी आप इसको एक्सेस करना चाहें अपने डाटा को, जिस वक्त भी एक्सेस करना चाहें आप एक्सेस कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल में गूगल ड्राइव है, ठीक है। गूगल ड्राइव एक फ्री सर्विस है जिस पे आप अपने ईमेल अकाउंट के थ्रू लॉगिन हो जाते हैं, और फिर अपनी फाइल्स जो हैं अप टू 15 GB स्पेस आपको ऑफ़र करता है, फ्री स्पेस। इससे ज़्यादा भी स्पेस मिल सकती है लेकिन उसके लिए आपको फिर पे करना पड़ेगा। तो ये इस पर आप सेव कर देते हैं। डाटा की सिक्योरिटी, बैकअप, ठीक है, ये तमाम की तमाम ज़िम्मेदारी और अवेलेबिलिटी, ये तमाम ज़िम्मेदारी जो है वो गूगल वालों पर होती है। वो आपको जिस वक्त आपकी ज़रूरत होती है आप लॉगिन होकर अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह डिफरेंट एजुकेशनल सर्विसेज हैं, जैसे सिस्को डॉट नेट डॉट नेट एक ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं लर्न करने के लिए। आप इस वेबसाइट पर जाकर इनकी एजुकेशनल वेब सर्विसेज से फ़ायदा उठा सकते हैं। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी ऑफ़र कर रहे होते हैं, और कुछ इनके सर्टिफिकेट्स ऐसे हैं जिनको आप खर्च करके पैसे देकर जो है वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एग्ज़ाम ऑनलाइन ही देना पड़ता है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन से लेकर आपके लेक्चर्स, आपके जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, क्विज़ेज़ हैं, असाइनमेंट्स हैं, रिज़ल्ट्स हैं, ग्रेड्स हैं, सर्टिफिकेट की प्रिंटिंग है, ठीक है, ये तमाम की तमाम ऑनलाइन सर्विसेज हैं जो कि आपको एजुकेशनल वेब एप्लीकेशंस जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह से इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं, जैसे आपके विकीपीडिया, ये भी एक तरह से वेब एप्लीकेशन के तौर पर ही आपके सामने है। ठीक है, और आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी इसको इस तरह से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि लेट से कॉन्टिनेंटल डिश है, कोई सी भी, फॉर एग्जांपल ABC, तो आप उसकी रेसिपी वगैरह, या उस वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई और कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल की जाती है, और उसके डिफरेंट वेरिएंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो एनसाइक्लोपीडिया आपको विकीपीडिया जो है वो ये तक भी बता देगा, ठीक है। इसी तरह से डिक्शनरीज़ हैं, ठीक है, गूगल ट्रांसलेटर्स वगैरह जो होते हैं वो भी आपके वेब एप्लीकेशन के अंदर शामिल होते हैं। तो वेब एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस हैं जिनको हम वेब सर्वर के ऊपर जो रिज़ाइड होती हैं, रन होती हैं, ठीक है। आपके अपने कंप्यूटर पर उसके इंस्टॉल होने की ज़रूरत नहीं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ऑपरेट नहीं करवा रहा होगा, बल्कि वेब सर्वर, ठीक है, एक इंटरनेट कनेक्शन को इस्तेमाल करते हुए, वेब एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए आपको फैसिलिटेट कर रहा होगा। देन कम्स सोशल मीडिया एप्लीकेशंस। सोशल मीडिया एप्लीकेशन की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है। उसकी वजह ये है कि डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज़ जो आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो इवॉल्व हो रही हैं, और उस तेज़ी के साथ इवॉल्व होने में आपको जो ऑप्शंस मिल रही होती हैं वो ऑप्शंस आपको लिमिटलेस, आप समझ लें कि वो मिल रही होती हैं। इस वजह से इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन आप इसको इस तरीके से अगर देखें तो बड़े कम्प्रिहेंसिव वे में आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि सोशल मीडिया आर प्राइमरली इंटरनेट बेस्ड टूल्स फॉर शेयरिंग एंड डिस्कसिंग इंफॉर्मेशन। आप इसमें देखें कि जो की थिंग है वो है इंटरेक्टिंग, कि आपको इंटरनेट के थ्रू इंटरेक्ट करवाया जाता है, ठीक है। यानी एक वो वेबसाइट हैं या वो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैं जिनको इंफॉर्मेशन को शेयर करने और डिस्कस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये वो मीडियम है जिसमें आपको फ़िज़िकल आपको का कहीं मौजूद होना जो है वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि रिमोटली आप अपने आइडियाज़ को, ठीक है, अपनी थॉट्स को, चाहे वो फॉर्मल हों, चाहे वो सोशल हों, चाहे वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हों, आप उनको
शेयर कर सकते हैं अमंग पीपल। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप जिन लोगों को जानते हैं उन लोगों तक भी आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं, और अपने कंटेंट्स आप उन लोगों पर भी पहुंचा सकते हैं जिनको आप नहीं जानते। हम जनरल या अभी हम जो इस्तेमाल करते हैं, हमारा यही ख्याल है कि हम शायद फेसबुक या यूट्यूब या ये ट्विटर या इंस्टाग्राम वगैरह, बस यही हमारी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। जो डोमेन्स हैं सोशल मीडिया एप्लीकेशंस की बहुत वास्ट हैं। चंद एक एग्जांपल्स आपको मैं बताता हूँ। कम्युनिकेशन में आप सोशल मीडिया एप्लीकेशंस जो हैं उनको इस्तेमाल होता हुआ देख रहे होते हैं। कम्युनिकेशन टूल्स जो हैं जो वेल नोन टूल्स हैं, इनमें डिफरेंट ब्लॉग्स आ जाते हैं, जैसे वर्डप्रेस और ब्लॉगर। जैसे फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस, ये एक ऐसी ब्लॉग मेकिंग आप कह लें कि डोमेन है जिसमें आप अपनी कंप्लीट डायनामिक टाइप की वेबसाइट जो है वो बना भी सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप उसको पब्लिश भी इवन कर सकते हैं। इसी तरह से ब्लॉगर भी एक ऐसी वेबसाइट है या एक ऐसा सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जिसको हम ब्लॉग्स वगैरह लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन जो है, ये तमाम की तमाम अपने पर्सनल जो डिटेल्स हैं या कमेंट्स हैं या मीडियाज़ हैं, जैसे कि फ़ोटोज़, वीडियोज़ वगैरह हैं, ठीक है, आप अपने दोस्तों तक, अपने जान पहचान वालों के साथ, या इवन जिनको नहीं भी जानते आप उन तक वो पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से फ़ंड रेजिंग साइट्स जो हैं, ठीक है, वो भी आपको मिल जाती हैं, इस जिनको आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं लोगों को, या डिफरेंट बिजनेस आप कह लो कि एंटिटीज़ को, और आप उनसे फ़ंड रेजिंग जो है वो उनके लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे किक स्टार्टर है या ज़ोपा है, ये वो साइट्स हैं जिनमें आप अपनी प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो हैं उनको डिफ़ाइन करते हुए उनसे जो फंड्स हैं वो ले सकते हैं इंडिविजुअल से। यानी जो दूसरे एंड पर लोग आपके इन आइडियाज़ को देखने वाले हैं, इन प्रोजेक्ट्स को देखने वाले हैं, वो फिर आपके साथ कांटेक्ट करते हुए आप तक आपको जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं या जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करते हैं। लाजमी बात है उसमें शराइत भी होती हैं, लेकिन बहरहाल ये एक फ़ीचर आपके पास मौजूद है जो कि सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के थ्रू आपको मिलता है। इसी तरह सोशल मीडिया एप्लीकेशंस जो हैं वो कोलैबोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, कोलैबोरेशन में क्या चीज़ें आ जाती हैं, ये वो टूल्स होते हैं जिनको हम में से बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पर। ठीक है, अपने आप को सोशल वे में एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, इसमें आप डिफरेंट एनसाइक्लोपीडियाज़ को देखते भी हैं, अपडेट भी करते हैं एक साथ। ठीक है, जिसकी एग्जांपल विकीपीडिया है। इसी तरह आप अपने पेपर्स जो हैं, डॉक्यूमेंट्स जो हैं, उनको आप ऑनलाइन शेयर करते हैं, एडिट करते हैं, स्प्रेडशीट्स पे काम करते हैं बाय यूजिंग गूगल डॉक्स। इसी तरह जो ड्रॉप बॉक्स है वो आपको अलाउ करता है, लोगों को अलाउ करता है, आपको अलाउ करता है कि आप अपनी फ़ाइल्स को अपलोड कर सकें, डाउनलोड कर सकें। इवन उनके साइजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये एक सेंट्रल प्लेस आपको मिल जाता है, ठीक है, जिसमें मल्टीपल पीपल जो हैं वो एक ही वक्त में, ठीक है, चाहे वो अपने डेस्कटॉप पीसी को इस्तेमाल करें, चाहे अपने फ़ोन को इस्तेमाल करें, चाहे अपने टैबलेट्स को इस्तेमाल करें, तो वो आप इन फाइल्स पर साइमल्टेनियसली जो है वो काम कर सकते हैं। तो कोलैबोरेशन वे में आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह रिव्यूज़ एंड ओपिनियंस, ठीक है, ये भी सिमिलर टू कम्युनिकेशन एंड ब्लॉग साइट है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से भी कह सकते हैं कि इसमें ब्लॉग साइट्स जिसमें इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उसको मैनेज कर रही होती हैं। लेकिन रिव्यूज़ एंड ओपिनियंस में जब आप सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हर पर्सन को फुली आप कह लें कि राइट्स हासिल होते हैं, जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज को आप पोस्ट कर सकते हैं। कोरा, ठीक है, याहू आंसर, सी नेट, अमेज़ॉन, ये डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जो इसमें ख़ास तौर पे सी नेट और अमेज़ॉन है वो ज़्यादा फोकस्ड हैं ऑन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ठीक है,
और इसी तरह से ये आर्टिकल्स वगैरह जो होते हैं, आप अपने आइडियाज़ को, अपनी राय को जो है वो खुले अल्फाज के साथ इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। इसी तरह से ब्रांड मॉनिटरिंग, इसमें ब्रांड वॉच और रेडियन आ जाते हैं। आप देखें कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए, जैसे फेसबुक को इस्तेमाल करते हुए, आप अपने ब्रांड्स को पब्लिकली जो है वो आप उसे कहने के एडवर्टाइज़ करना चाह रहे होते हैं, मॉनिटर करना चाह रहे होते हैं, तो आपको ऐसे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपके ब्रांड्स को ना सिर्फ पब्लिकली आप कह लें कि फैलाएं, बल्कि उनकी जो मॉनिटरिंग है, उन तमाम के जो है मॉनिटरिंग के हवाले से, वो काम भी आप कर सकें। तो ये जो ब्रांड वॉच और रेडियंट टाइप के टूल्स हैं, ये आपको यही चीज़ ऑफ़र करती हैं कि आप अपने कंपनी की जो कैंपेन्स हैं, कंपेटिटर्स हैं, ठीक है, और ट्रेंड्स हैं, उनको एनालाइज करें, ठीक है, और उनको रिस्पॉन्ड जो है वो आप बेहतर तरीके से कर लें। इसी तरह से एंटरटेनमेंट में हम सोशल मीडिया को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल में जिंगा है, ठीक है, ये बहुत फेमस है, जिसमें हम बहुत सारी सक्सेसफुल गेम्स जो हैं उनको देखते हैं, जिसमें फॉर्म विले है एंड माफिया वार्स है, ठीक है, इनको हम फेसबुक के ऊपर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जिंगा जो है वो इसकी आप कह लें कि बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है। इसी तरह फॉर वर्चुअल वर्ल्ड्स आप इस्तेमाल करते हैं वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट एंड सेकंड लाइफ, ठीक है, इसमें जो प्लेयर होता है वो इंटरेक्ट करता है ठीक है, इस तरीके से जैसे कि वो रियल लाइफ में काम कर रहा हो, लेकिन वो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में काम कर रहा होता है। इसी तरह से मीडिया शेयरिंग, ये भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन में आ जाती है। यूट्यूब, विमियो, स्पॉटिफाई, लास्ट एफएम, साउंड क्लाउड, पिकासा, फ्लिकर, पिन इंटरेस्ट वगैरह, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। जैसे यूट्यूब, हम बहुत ज़्यादा जो कॉमन है वो यूट्यूब ही है, जिसमें यूज़र अपनी वीडियोस को अपलोड करता है। आप इस वीडियो को भी रिकॉर्ड होने के बाद यूट्यूब के ऊपर जो है वो मेरे चैनल पर देखेंगे, ठीक है, तो आप इसमें चैनल कनेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट यूज़र्स को सब्सक्राइब करवा सकते हैं, उसमें कमेंट्स की ऑप्शन इसके अंदर मौजूद होती है, तो आपको उसका जो फीडबैक है वो भी मिल रहा होता है। इसी तरह म्यूज़िक शेयरिंग टूल्स जो हैं, स्पॉटिफाई, लास्ट एफएम है, ठीक है, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब की तरह से ही साउंड क्लाउड है, ठीक है। इसी तरह फ्लिकर है, पिकासा है, पिन इंटरेस्ट है, जिन पे आप फ़ोटो शेयरिंग, ठीक है, सर्विसेज जो हैं वो ले रहे होते हैं। और सोशल बुक मार्किंग जो है उसकी एग्जांपल है ये पिन इंटरेस्ट, ठीक है, जो आपको अलाउ करती है डिफरेंट इंटरेस्टिंग फ़ोटोज़, इवेंट्स और इवन साइट्स जो हैं उनको आप पिन इंटरेस्ट के ऊपर दूसरों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। इसी तरह पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड न्यूज़ रिपोर्टिंग में भी सोशल मीडिया जो है वो बहुत आप कह लें कि इन है, उसका अपना रोल है। इवन जो ट्रेडिशनल मीडिया है, जैसे न्यूज़ चैनल्स वगैरह होते हैं, ये तमाम के तमाम ट्रेडिशनल मीडिया जो है वो जो जो सोशल मीडिया की एक्टिविटी हो रही होती है उसको अपनी न्यूज़ जो है वो बना रहा होता है। हमने बहुत सारा देखा है कि सोशल मीडिया के ऊपर पहले चीज़ जो है वो आप कह लें कि वायरल होती है, और उसको देखते हुए फिर जो ट्रेडिशनल मीडिया है वो अपनी न्यूज़ वगैरह बनाता है। अमेरिका के अंदर, जो अमेरिका या यूके वगैरह के अंदर ये देखा गया है कि जो इलेक्शंस के टाइम पे कैंपेन होती है, ठीक है, उसके जो पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं, जो रोल होते हैं आपके पॉलिटिशियंस के, उनको विटनेस किया जा रहा होता है, और जो आप कह लें कि एक ट्रेंड है वो सेट किया जा रहा होता है कि कौन सा पर्सन या कौन सी जो पार्टी है वो इस वक्त विन करेगी, ठीक है। तो ये रेवोल्यूशन लाने का आप ये कह लें कि एक मुल्क के अंदर बायस बनता है। आपने तुर्की के अंदर जो फ़ौजी बगावत थी जिस वक्त हुई थी, ये अर्दगान वगैरह के ख़िलाफ़, तो आपने उसमें देखा था कि सोशल मीडिया ने अपना रोल प्ले किया था, और सोशल मीडिया के थ्रू ही लोग, आवाम जो है वो रोड्स के ऊपर आई थी, और उस फ़ौजी बगावत को जो है वो ख़त्म किया गया था। एआई एंड मशीन लर्निंग, इसमें भी सोशल मीडिया जो अपना रोल प्ले करती है।
डिफरेंट ह्यूमन बिहेवियर्स को मॉनिटर करना, उसको एनालाइज करना और उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग सोशल मीडिया एप्लीकेशंस परफॉर्म कर रही होती हैं। आपने देखा होगा, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि आप यूट्यूब के ऊपर किसी तरह की वीडियो जो है वो सर्च कर रहे होते हैं और आपका इंटरेस्ट होता है फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स साइट के ऊपर, तो आप देखेंगे कि जो आपके यूट्यूब एप्लीकेशन है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की जो वीडियोस हैं वो रिकमेंड करती चली जाती हैं। तो बेसिकली मशीन लर्न कर रही होती है आपके इंटरेस्ट और आपके बिहेवियर को देखते हुए, और आपको फिर वो ऑफ़र कर रही होती है आपके इंटरेस्ट के मुताबिक जो कंटेंट्स हैं वो दिखाने के हवाले से। इसके बाद आ जाती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस हैं जिनको हम कंप्यूटर सिस्टम पर, ठीक है, और हासिल कर रहे होते हैं ऑन डिमांड। ठीक है, तो ये ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी है कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज की, ख़ास तौर पे जो डाटा स्टोरेज के हवाले से होते हैं या कंप्यूटिंग पावर किसी भी हवाले से हो, तो उसको आप क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन के थ्रू देख लेते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है वो मिलता है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाना नहीं पड़ता। यानी ये ज़रूरी नहीं होता कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप पहले बनाएं और उसके बाद जो है वो आप अपना काम शुरू करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि मुझे पहले एक ऑफ़िस बनाना है, उसके अंदर सारा फर्नीचर वगैरह, केबिन्स वगैरह, ठीक है, फिर एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं, फिर उनके लिए जो स्टेशनरी है या कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, उनके सॉफ्टवेयर्स हैं, हार्डवेयर हैं, उनकी इंस्टॉलेशन है, ट्रबल शूटिंग, मेंटेनेंस, ये सारी की सारी चीज़ें लगा कर फिर मुझे काम करना शुरू करना है, तो ज़ाहिर है इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस भी हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा इसमें रिसोर्सेज जो हैं वो भी मुझे चाहिए होंगे। फिर जाकर बिज़नेस चलता है नहीं चलता वो एक अलग बात है। तो आपकी सारी की सारी वो इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्क के ऊपर होती है और आपकी एफ़र्ट जो है वो भी मैक्सिमाइज़ हो जाती है। लेकिन अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना बनाया मिल जाए, यानी बना बनाया भी इस तरह से मिल जाए कि आपको एम्प्लॉयज़ मिल जाएं, आपको कंप्यूटर सिस्टम्स की परेशानी ना हो, आपको स्टेशनरी की परेशानी ना हो, बस आपको थोड़ी सी एक सब्सक्रिप्शन फ़ी जो है वो देनी हो और उसके बाद आप जितना भी सर्विसेज हैं आपकी वो आप शुरू कर दें और सेल परचेज जैसे हम कहते हैं कि वो काम शुरू हो जाए, तो उससे आपको बेनिफिट हो जाता है। सिर्फ सब्सक्रिप्शन फ़ी के बदले में आपको पूरा बना बनाया एक ऑफिस जो है वो मिल जाता है। इसके अलावा फ़िज़िकली भी आप देखें तो ऑफिस जो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद के किसी एक सेक्टर के अंदर बनाया हुआ है, एक छोटी सी बिल्डिंग के अंदर बनाया हुआ है, फ़िज़िकली लोगों का एक्सेस वहाँ तक उतना नहीं होगा। सिर्फ आपकी पहचान के लोग या आपके जो कस्टमर्स हैं, जो जिन्होंने आपके साथ इंटरेक्ट कभी किया होगा, वही वहाँ तक आएंगे। और अगर आपको पूरी दुनिया ही आपका कस्टमर बन जाए, अवेलेबिलिटी 24/7 हो, तो वो सबसे बेस्ट आपके पास ऑप्शन होगी और बदले में आप क्या कर रहे हैं, आप थोड़ी सी फ़ीस जो है वो पे कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब करते हुए आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ले सकते हैं। ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन है ये आपको ये बेनिफिट देती है कि ऑनलाइन आपके तमाम के तमाम जो कस्टमर्स हैं वो आपके साथ कम्युनिकेट करें और आपका भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑनलाइन ही अवेलेबल है। ठीक है, और उस अवेलेबिलिटी के लिए आपने बाकायदा पे किया हुआ है। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन है जिसके 3 एरियाज़ हैं। IaaS फुल फॉर्म है इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, यानी आपको सर्विस दी जाती है, एज अ सर्विस दी जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो बिल्डिंग लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, कंप्यूटर्स एम्प्लॉयज़ हायर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फर्नीचर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड किया जाता है एज अ सर्विस अगेंस्ट सम सब्सक्रिप्शन चार्जेस। इसी तरह से प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस PaaS, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन में दूसरी ये कैटेगरी है, टाइप कह सकते हैं आप इसे। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या है, इसमें आपको एक एनवायरनमेंट दे दिया जाता है, ठीक है, जिसमें एप्लीकेशंस को और डाटा को आपने मैनेज करना होता है, लेकिन बाकी की तमाम सर्विसेज चाहे वो सर्वर से रेलेवेंट हो, स्टोरेज से रेलेवेंट हो,
नेटवर्किंग से रेलेवेंट हों, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर, विजुअलाइजेशन वगैरह, हर तरह की जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो आपकी जो कंपनी है वो प्रोवाइड कर रही होती है। इसी तरह से जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, ठीक है, इसमें आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है जिसमें आप सॉफ्टवेयर ना सिर्फ बनाते हैं बल्कि उसको डीबग और ट्राई वगैरह करके आप उसको बाकायदा तौर पर रन भी कर रहे होते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। आप इस स्लाइड के अंदर ये जो पिक्चर नज़र आ रही है इस पर अगर गौर करें तो ऑन साइट मीन्स कि अगर आप स्टैंड अलोन सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो ये तमाम के तमाम जो ग्रीन बॉक्सेस हैं इस पे इन तमाम लेवल्स के ऊपर जो है वो आपको चीज़ों को मैनेज करना होता है। जैसे आपको एप्लीकेशन परचेज़ भी करनी पड़ेगी, इंस्टॉल भी करनी पड़ेगी, डाटा आपको खुद मैनेज करना है, उसकी सिक्योरिटी, उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी सॉवरेनिटी, ये तमाम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, या जो भी ऑपरेशंस आपके परफॉर्म हो रहे हैं तो उनकी रन टाइम में जो भी रेलेवेंट आप कह लें कि एक्टिविटी होगी वो आपने करनी है, आपकी ज़िम्मेदारी में ये शामिल है। इसी तरह से मिडलवेयर वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके और ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो कम्युनिकेट करवाते हैं। इसी तरह ओएस है, वर्चुअलाइजेशन है, यानी वो एनवायरनमेंट जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, वो बिटवीन एम्प्लॉयज़ भी हो सकती है, ठीक है, और बिटवीन क्लाइंट्स भी हो सकती है जिनको आप वर्चुअली या फिज़िकली जो है वो जिनके साथ आपने बिज़नेस किया हुआ है। इसी तरह सर्वर्स जो हैं, ठीक है, जैसे आपने अपना डाटा जिस सर्वर के ऊपर रिज़ाइड किया हुआ है जो कि दुनिया में कहीं से भी फिर एक्सेसिबल है, उसकी जितनी भी मैनेजमेंट है वो आपको खुद करनी पड़ती है। स्टोरेज आपको खुद मैनेज करनी पड़ रही होती है, नेटवर्किंग आपको खुद मैनेज करनी पड़ रही है, ठीक है, उसके लिए यूपीएस वगैरह की अवेलेबिलिटी वो भी आपको खुद कर। तो ऑन साइट आपको ये तमाम के तमाम अखराजात और एफ़र्ट्स जो हैं वो करनी पड़ रही थी। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस के थ्रू, जिसको 3 टाइप्स में हमने डिवाइड किया, IaaS, PaaS और SaaS, इनमें आप इन तमाम की तमाम चीज़ों को थर्ड पार्टी के ऊपर डाल देते हैं जो आपके लिए ये सारे के सारे काम कर सकती है या इनमें से बहुत सारे काम जो है वो कर सकती है। जैसे आप अगर SaaS देखें तो तमाम के तमाम लेवल पे काम, चाहे वो डाटा के हवाले से है, चाहे सॉफ्टवेयर के हवाले से है, चाहे रन टाइम ऑपरेशंस के हवाले से है, चाहे सर्वर्स की मैनेजमेंट के हवाले से, कंट्रोल सिक्योरिटी के हवाले से, किसी भी हवाले से, वो तमाम की तमाम उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। जबकि PaaS में एप्लीकेशन और डाटा एंड पर आपने खुद ही काम करना होता है, वो आप उसको संभालना वो आपकी ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन बाकी के तमाम जो सर्विसेज हैं वो PaaS में आपका जो इदारा जिसको आपने सब्सक्राइब किया होता है वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में एप्लीकेशन, डाटा, रन टाइम, मिडलवेयर और OS लेवल पर आपको खुद काम करना पड़ता है। लेकिन जो उसको रन करने के लिए सर्वर्स हैं, जो स्टोरेज स्पेस है, जो नेटवर्किंग है, जो वर्चुअलाइजेशन है, ये तमाम एनवायरनमेंट जो हैं ये आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। ये कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस में हर लेवल के ऊपर जो है वो एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर आप IaaS एप्लीकेशंस में चले जाएं तो MS एज्यूर, Amazon वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, IBM क्लाउड, ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, अलीबाबा क्लाउड, आपने सुना हुआ होगा अलीबाबा, वो वेबसाइट है जो कि आपको शॉपिंग की ऑप्शन देती है। तो ये आपको क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन की ऑफ़र भी दे रही होती है कि आप इस पर अपनी वर्चुअल शॉप वगैरह जो बना सकते हैं। और जिस तरह से द्रास पीके और इस तरह की सर्विसेज आपको डिफरेंट वेबसाइट्स दे रही हैं, तो आप भी अपनी उस अलीबाबा क्लाउड के ऊपर जो एप्लीकेशन या वर्चुअल शॉप आपने खोली है उसके थ्रू आप लोगों को बेनिफिट दें और अपना भी फ़ायदा उसमें आप हासिल करें। रैक स्पेस ओपन क्लाउड है। इसी तरह से PaaS एप्लीकेशंस में मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस आ जाती हैं, जैसे EAWS इलास्टिक बीन स्टॉक है, हेरोकू है। विंडोज़ एजूर को हम PaaS के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, ये एक एज अ प्लेटफॉर्म भी हम इसे यूज़ करते हैं और मोस्टली ये ऐसे ही यूज़ होती है आपके बिज़नेस को रन करने के लिए, आपकी जो सर्विसेज देना चाह रहे होते हैं उन सर्विसेज को लेने के लिए।
इसी तरह force.com है, ओपन शिफ्ट है, अपाची स्ट्राटस है। ठीक है, अपाची बहुत बड़ा एक वेब सर्वर भी रहा है जिसमें हम अपने वेबसाइट्स को होस्ट करते हैं या पब्लिश करते हैं। मेजेंटो कॉमर्स स्कूल क्लाउड है। इसी तरह AWS एप्लीकेशन में भी ज़ेर नज़र डिफरेंट आपको एप्लीकेशंस जो हैं वो मिलेंगी। क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस के एडवांटेजेस में जैसे भी हमने डिस्कस किया कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर या सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन की किसी भी किस्म की इंस्टॉलेशन कॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है जो कि इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इससे आपका जो खर्च है वो काफ़ी बच जाता है। आपको टेस्टिंग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट दे दिया जाता है जहाँ पर इवन आपने अपने तमाम के तमाम जो बिज़नेस प्लान्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको टेस्ट करना, ठीक है, ये आसानी के साथ आप कर सकते हैं। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हमने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो आपको ऑनलाइन ही सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। आपको अलग से कहीं पर कोई प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करने या उसको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर आप एक जनरल एग्जांपल देखें कि अगर आपको खुद से कोई सर्वर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बनाना हो, तो ज़ाहिर है सर्वर की अवेलेबिलिटी 24/7 होनी चाहिए। और उसमें जितना भी आप देखें कि उसको अवेलेबल करने के लिए आपको बिजली फुल टाइम चाहिए होगी। तो क्या आप 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो इट मीन्स कि आप उसको रन करने के एक आप कह लें कि रिक्वायरमेंट आपने पूरी कर दी। अब उसके लिए हार्डवेयर आपको अच्छा चाहिए। ठीक है, मसलन अगर हम मार्केट से पर एक आम वर्किंग के लिए सिस्टम 10,000 का परचेज़ करते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम भी 50,000 का या 1 लाख रुपए का जो खर्च है वो करना पड़ेगा। तो ये तमाम कॉस्ट है वो फिर बढ़ जाती है। इसलिए हम यही जो आप कह लें कि फ़ैसला करते हैं कि हम खुद ना ये काम करें बल्कि हमारे एंड पर कोई और काम कर दें और हम मिनिमम कॉस्ट उसको पे कर दें। इसी तरह से बहुत बड़ा ज़्यादा आप कह लें कि डाटा एनालिसिस अगर आपने करना है तो लाजमी बात है उसके लिए आपके पास प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए। तो अगर आप खुद अपने माइक्रो प्रोसेसर पर भरोसा नहीं कर पा रहे तो फिर बेहतर यही है कि आप थर्ड पार्टी जो क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आप उनके हवाले ये कर दें अपना डाटा। जैसे ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप उसके हवाले कर दें तो वो आपको डाटा एनालाइज करके आपको रिजल्ट्स जो हैं वो दे देगी। इसी तरह स्टोरेज और उसकी अवेलेबिलिटी और सिक्योरिटी ये आपको क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रही होती हैं। बैकअप रिकवरी, ठीक है, यानी एक बहुत बड़ा ख़तरा ये होता है कि आपका डाटा जो है वो कहीं ज़ाया ना हो जाए। ठीक है, तो उसका बैकअप करना, उसको फिर रिकवर करना, ये ज़िम्मेदारी होती है क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन प्रोवाइडर की। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंट एडवांटेजेस जो हैं वो मिलते हैं, प्लस में और बहुत सारे एडवांटेजेस जो हैं वो आपको मिल रहे होते हैं। डिसएडवांटेज में एक आप कह लें कि लिमिटेशन इसमें ये है, डिसएडवांटेज तो नहीं कहना चाहिए, इसे लिमिटेशन कह देनी चाहिए कि लिमिटेशन ये है कि आपका डाटा जो है वो आपको खुद मालूम नहीं होता कि फ़िज़िकली कहाँ पर है। तो वर्चुअली तो ऑन द क्लाउड है, इंटरनेट पर है, वेब पर है, लेकिन आप फिज़िकली उसकी लोकेशन नहीं जानते। तो आपको आप यूँ समझें कि आंखें बंद करके ही एतबार करना होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन को मिसयूज़ नहीं किया जाएगा। इस तो सिक्योरिटी इसका इसमें मेन कंसर्न है। और दूसरा ये है कि जब आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, एप्लीकेशन अवेलेबल है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्रीम सर्विसेज हायर करना चाहते हैं तो आपके पास क्रीम एप्लीकेशन होनी चाहिए मोबाइल फ़ोन में। आप उस पर उस क्रीम एप्लीकेशन के थ्रू अपने ड्राइवर के साथ इन कांटेक्ट हो जाएं। ठीक है, आपके पास इंटरनेट उस वक्त होना चाहिए, तब आपका ये कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है और तब आप वो सर्विसेज ले सकते हैं। अब उसमें भी आप देख लें कि आप गाड़ी ख़रीद नहीं लेते, आप सिर्फ हायर करते हैं एक टैक्सी की तरह से। ठीक है, और आप अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद चंद 100 रुपये जो है वो आप उस ड्राइवर को देते हैं और आप एक लग्जरी राइड जो है उससे उसको एंजॉय कर लेते हैं। तो सर्विसेज तो आपको मिल जाती हैं, लेकिन की फैक्टर क्या है कि आपके पास इंटरनेट और एप्लीकेशन ज़रूर होनी चाहिए।
ये टेबल चंद एक एग्जांपल्स यहाँ पर भी दी गई हैं, पहले भी दी गई हैं, और बहुत सारी एग्जांपल्स के लिए आप इंटरनेट को सर्च भी कर सकते हैं। तो वेब सर्फिंग ज़रूर किया करें, ब्राउजिंग ज़रूर किया करें, आपको बेतहाशा इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो मिलेंगी। जैसे वेब एप्लीकेशंस में जो ईमेल क्लाइंट हैं और आउटलुक वगैरह हो गए, याहू या जीमेल वगैरह हो गई, वेब एप्लीकेशन में आते हैं। फाइल को स्कैन करना, कन्वर्ट करना, कंप्रेस करना, ऑनलाइन जो पीडीएफ की ऑप्शन है, शॉपिंग कार्ट्स की, वर्ड, एक्सेल वगैरह, सिस्को नेटाकैड, विकीपीडिया, गूगल ट्रांसलेटर, ये तमाम वेब एप्लीकेशंस की एग्जांपल हैं। इसी तरह सोशल मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस, एक लिस्ट आपको दी गई है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है, ठीक है। आपको बहुत सारी जो सर्विसेज हैं या एग्जांपल्स हैं वो ऑनलाइन मिलेंगी, तो आपने खुद से भी इसको कोशिश करनी है सर्च करने की। तो ये सॉफ्टवेयर और उसकी तमाम टाइप्स को आज हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंशाल्लाह ऑपरेटिंग सिस्टम पर होगा। थैंक यू।